बच्चों बोर्ड की विजिबिलिटी क्लियर है? यस सर। ठीक है। बच्चों लास्ट क्लास का लास्ट टॉपिक क्या था, प्लीज एक बार बता दीजिए। बच्चों अच्छा, एजियोट्रॉप मैंने डिस्कस कर लिया था, नहीं करा था? एजियोट्रॉप स्टार्ट किया था। अच्छा स्टार्ट ही करा था ना, मतलब उसके केसेस तो डिस्कस नहीं करे थे हमने। बच्चों एक बार चेक करना, मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिखवाई थी शायद, प्लीज थोड़ा जल्दी। एजियोट्रॉप खत्म नहीं हुआ था ना, मिनिमम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ऐसा कुछ करवाया था? नहीं करवाया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन आपको बता दिया था मैंने। बच्चों बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का रिलेशन बता दिया था मैंने आपको। यस सर। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, याद है सबको? चलो चलो बच्चों, पहले एजियोट्रॉप खत्म करेंगे जल्दी से। हमें डिस्कस करना था बच्चों एजियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। अब एजियोट्रॉप्स क्या थे बच्चों, इसके लिए हमने बोला था दीज या those binary solution which have same composition liquid and vapor phase and can boil at constant temperature and can distill unchanged in their composition। clear? तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एजियोट्रॉप्स में जो कॉम्पोजिशन है वो लिक्विड और वेपर फेज में सेम हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो सेम हो जाता है, मतलब एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल होते हैं। क्लियर? और उन्हें हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर? सिंपल डिस्टिलेशन से हम उसे सेपरेट नहीं कर पाते। ठीक है, अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको याद हो, नॉन आइडियल सोल्यूशन showing positive deviation, showing positive deviation, non-ideal solution showing positive deviation। क्लियर? तो इसके अंदर हम क्या देखते थे बच्चों, इसका जो ग्राफ था, ग्राफ कराया था बच्चों मैंने। यस सर। अच्छा, इसका जो ग्राफ था, उस ग्राफ में क्या होता था बच्चों? पहले तो ग्राफ किसके बीच में होता था? ग्राफ होता था बच्चों वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। अब अगर ए का मोल फ्रैक्शन 1 है तो बी का मोल फ्रैक्शन 0 होगा। यहाँ ए का मोल फ्रैक्शन 0 है तो बी का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। क्लियर? इस पॉइंट को हमने माना था पी नॉट ए, दिस पॉइंट इज पी नॉट बी। याद आ रहा है बच्चों? यस सर। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूं सारे आ गए हैं। अच्छा, ये रवि आपका एक फ्रेंड नहीं आया है, संगम? सर आता ही होगा वो। अच्छा, और कौन एब्सेंट है भाई? तो रिया ने तो मुझे मैसेज कर दिया था, अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं है।
श्रुति शौर्य भी नहीं आया अभी तक। सर संगम आ गए। एक सेकंड वेट करो बच्चे, एक सेकंड जरा मैं एक बार मैसेज डाल दूं श्रुति शौर्य को भी। चलो बच्चों, अब देखो बच्चों, याद आ रहा होगा आपको ये ग्राफ जो हमने डिस्कस करा था उसमें जैसे जैसे ए का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ए का प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे बी का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा बी का भी प्रेशर बढ़ेगा, और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता था टोटल प्रेशर। ठीक है, अब पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो आप एक्सपेक्ट करते थे वैल्यू उससे ज्यादा। यस और नो? यस सर। क्लियर? अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वैल्यू 5, वैल्यू आती थी मोर देन 5। यानी अगर मैं ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ यहाँ पर क्या होता था, जो भी ग्राफ था हमारा वो ग्राफ ऊपर से आता। ऊपर से आने का मतलब जो आपने एक्सपेक्ट करा उससे वैल्यू बढ़ गई, जो आपने एक्सपेक्ट करा है उससे वैल्यू बढ़ गई। क्लियर? अब यही केस टोटल प्रेशर में भी होगा। टोटल प्रेशर जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वैल्यू बढ़ जाएगी। क्लियर? पॉजिटिव डेविएशन समझ में आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव डेविएशन में हम क्या कहते हैं, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे वैल्यू ज्यादा है। यहां तक समझ में आ रहा है? पॉजिटिव डेविएशन में एक तो जो स्ट्रेट लाइन है वो आपका ग्राफ है किसका बच्चों? दैट इज द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। जैसे ये स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हो, ठीक है, और जो ऊपर से कर्व आ रहा है दैट इज द केस फॉर पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि पॉजिटिव में जो आपने एक्सपेक्ट करा वैल्यू से ज्यादा है। यहां तक क्लियर है सारे बच्चों को? यस सर। ठीक है, अब मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों। फॉर एग्जांपल ए इज वाटर एंड बी इज इथेनॉल। बी इथेनॉल, ए वाटर है बी इथेनॉल है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस पॉइंट से टोटल वेपर प्रेशर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। इस पॉइंट पे टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम है ना? टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। यस और नो? मैक्सिमम है। यस सर। इस टाइम पे जो कॉम्पोजिशन है, इस टाइम पे जो कॉम्पोजिशन है, ठीक है, दिस कॉम्पोजिशन इज, अगर मैं इथेनॉल और वाटर कंसीडर कर रहा हूँ, ए को मैंने वाटर माना है बी को मैंने इथेनॉल माना है, तो इस टाइम पे जो कॉम्पोजिशन है वो कहलाती है 95% इथेनॉल प्लस वाटर। यानी इस टाइम पे जो कॉम्पोजिशन है दैट इज 95% इथेनॉल प्लस वाटर, और इस कॉम्पोजिशन को कहते हैं बच्चों एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब सवाल उठता है कि इसी कॉम्पोजिशन को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों कहा गया? क्लियर? पॉजिटिव डेविएशन में एक टाइम ऐसा आता है व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम, और जिस टाइम पे टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैक्सिमम होगा दैट इज कॉल्ड एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसे हम क्या नाम दे रहे हैं बच्चों? एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। यानी इस टाइम पे इस कॉम्पोजिशन पे, अगर मैं कॉम्पोजिशन की बात करूं तो कॉम्पोजिशन में कितना है? 95% इथेनॉल है और 5% वाटर है। तो इस कॉम्पोजिशन पे अगर मैं इसे क्या करूं, डिस्टिल करने की कोशिश करूं तो डिस्टिल नहीं है। इस कॉम्पोजिशन पे इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ए और बी का लिक्विड फेज और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन सेम हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, अब इसको डिटेल में समझ। अगर आपको कॉज ऑफ डेविएशन याद हो बच्चों, कॉज ऑफ डेविएशन याद है सारे बच्चों को? क्या कारण था कि डेविएशन आता था? अगर हम कॉज ऑफ डेविएशन की बात करें तो रीजन होता था इंटरेक्शन, कि जो ए बी बी इंटरेक्शन है, क्लियर, वो स्ट्रॉन्ग होता था ए बी इंटरेक्शन से।
सॉल्यूशन में जाने पे इंटरेक्शंस वीक हो जाते थे, तभी पॉजिटिव डेविएशन देखने को मिलता था। यानी प्योर स्टेट में फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, जब दोनों मिलकर सॉल्यूशन बना लेते हैं तो क्या होता है, फोर्सेस वीक हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाती थी। क्लियर हो रहा है? प्योर स्टेट में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, हाँ बच्चे बोलो, कोई डाउट है? नो सर। हाँ, इस टाइम पे मैंने क्या बोला, प्योर स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज स्ट्रॉन्गर। जब वो मिलके सोल्यूशन बना लेते हैं तो क्या होता है, जब वो मिलके सोल्यूशन बना लेते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है। अगर ये वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो ये क्यों बढ़ रहा है, इधर देखो बच्चे ध्यान से। मैंने आपको लास्ट क्लास में शायद ये बताया हो, ये ए के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है नीचे बी, और जब ए बी बनने लगे तो उनके बीच की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये जो डॉटेड लाइन है, दीज आर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपने पहले ए और बी को मिलाया, एक सोल्यूशन बनाया। अब जैसे जैसे ए और बी बनेंगे, क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती चली जाएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, और यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। तो जब ए बी बनना शुरू होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होनी शुरू होती है और वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू करता है। किसका वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू करता है? नो डाउट सोल्यूशन का। यस और नो? यस सर। क्लियर? Yes, sir. इस टाइम पे ये कॉम्पोजिशन जो आप देख रहे हो, इस टाइम पे आपको क्या दिख रहा है? आपको जो दिख रहा है ग्राफ में वही बताओ। आपको ग्राफ में सिर्फ ये दिख रहा है कि सर इस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है तो मैक्सिमम, इस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है, क्योंकि ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन का है तो इस टाइम पे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर सर मैक्सिमम। यस और नो? यस सर। Clear? Yes, sir. Means at this point vapor pressure of the solution is maximum. If at this point the vapor pressure of the solution is maximum, please ध्यान से देखना बच्चों, if at this point the vapor pressure of the solution is maximum, क्या होगा? इसका मतलब AABB, जितने भी AABB थे वो AB बनते जा रहे थे, और इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम AB मिल रहे हैं, इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम AB मिल रहे हैं। मतलब सोल्यूशन में AABB दोनों को मिलाया गया, धीरे धीरे AABB AB बन रहे थे, बट कुछ AABB बच भी रहे थे। क्लियर? कुछ AA और BB बचे भी हुए। ठीक है? इस टाइम पे क्या हुआ है, जितना भी AABB था वो मिक्स होकर AB बन गया, मैक्सिमम AB हमें इस पॉइंट पे मिल रहा है। कैसे जस्टिफाई करोगे इसे? कैसे जस्टिफाई करेंगे बच्चों, कोई बता सकता है कैसे जस्टिफाई करा जा सकता है इसे? एनीवन? मैं आपसे कह रहा हूं इस पॉइंट पे AABB मैक्सिमम AB बन चुका है। बच्चों बहुत डीप टॉपिक है, ठीक है, मैं डीप में जाकर समझा रहा हूं क्योंकि इसे अच्छे से समझ लो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलोगे तो दो चार चीजें रटने वाली हैं, वो आपको बता दूं। ठीक है, समझ लोगे तो कंसेप्ट क्लियर रहे। मैंने कहा इस पॉइंट पे मैक्सिमम AB है, इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करोगे? देखो, इस पॉइंट पे मैक्सिमम AB है, ये कैसे जस्टिफाई हो सकता है? क्योंकि अगर हम टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को देखें तो एट एनी कॉम्पोजिशन, आप यहां से लेकर यहां तक आ जाओ। क्लियर? व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द राउल्स लॉ, वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ग्रेटर देन दैट। ठीक है, यानी जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं राउल्स लॉ के हिसाब से, उससे हमें वैल्यू ज्यादा मिलती है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्लियर? अब ये वैल्यू तब ही ज्यादा मिल सकती है जब रूट कॉज पे जाओ, AABB इंटरेक्शन, क्लियर, क्या था, स्ट्रॉन्ग था, AB इंटरेक्शन वीक हो रहा, जब AABB AB बनना शुरू हो गए, क्योंकि AABB में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग थी, जब दोनों को मिलाया गया AB बने, तब ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुई है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुई है तब ही वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यानी यहां से लेकर यहां तक किसी भी कॉम्पोजिशन पे आप देखो, अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू आपको राउल्स लॉ से ज्यादा मिल रही है तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि AABB AB बनना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि AB में ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होती है और तब ही वेपर प्रेशर आपको ज्यादा मिल सकता है। यस और नो? यस सर। मुझे सारे बच्चों का आंसर चाहिए भाई, सबको क्लियर हुआ? सर रिपीट कर दो। दोबारा सुनो बच्चे, आराम से सुनते रहो। ये राउल्स लॉ का कर्व है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक हम अपने मोल फ्रैक्शन को यानी कॉम्पोजिशन को चेंज कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक कर्व आ रहा है, सबसे ऊपर जो कर्व आपको दिख रहा है,
वो राउल्स लॉ का जो कर्व है उससे हमेशा ऊपर है। जो ऊपर कर्व बना हुआ है वो हमेशा ऊपर है। हमेशा ऊपर होने का मतलब किसी भी कॉम्पोजिशन पे देख लीजिए ये कर्व ऊपर ही है। यस और नो? Yes, sir. एक्सेप्ट एट द एक्सट्रीम एंड्स को छोड़कर अगर मैं कहूँ तो अगर ये ऊपर है इसका मतलब क्या है? अगर ये ऊपर है इसका मतलब क्या है बच्चों? एक सेकंड वेट करना बच्चों, जल्दी से एक बार सोचो, एक बार ऊपर है तो क्या है? सर वेपर प्रेशर हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। क्या है मतलब बच्चों इसका? अगर ये ऊपर है तो प्लीज। सर वेपर प्रेशर हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। वेपर प्रेशर क्यों हाई है यार? कॉज तो बताओ। सर वीक क्योंकि- इंटरमोलिकुलर फोर्स है। वीक इंटरमोलिकुलर हाँ, सर। फोर्स मतलब मैं अगर ये आपसे कह रहा हूँ कि ए बीबी को आप मिला रहे हो और जब वो ए बी बनना शुरू होगा तभी तो इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होगी ना। ए बी में इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक है ना। हाँ सर। सारे बच्चे इस पे एग्री करते हैं भाई कि अगर ये जो कर्व ऊपर आना शुरू हुआ है, चाहे इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, कहीं भी देखो, जो कर्व ऊपर आना शुरू हुआ है उसका सिंपल सा रीजन है कि जो ए बीबी को आपने मिलाया तो ए बी बनना शुरू हो गया और ए बी में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, इसीलिए हमारा ये जो कर्व है ये ऊपर से आना शुरू हो गया है। सिंपल है? Yes. Yes. क्लियर हो रहा है? तो मैं अगर ये कहता हूं बच्चों कि यहाँ पर ये जो कर्व ऊपर से आ रहा है इसका रीजन क्या है कि ए बी बी स्टार्ट कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू ए बी व्हेन वी आर मिक्सिंग ए एंड बी। क्लियर? यानी इस पॉइंट से ए बी बनना शुरू हो गए। अब देखो यहां पर ध्यान से देखना, मैं 2 पॉइंट्स लेके चलता हूं। एक ये पॉइंट देखो, इसे फर्स्ट मान लेते हैं, इसे सेकंड, फर्स्ट सेकंड। अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनना, मैं आपसे पूछता हूं किस पॉइंट पे ए बी ज्यादा है, फर्स्ट पॉइंट पे या सेकंड पॉइंट? सेकंड। सेकंड सर। किस पॉइंट पे ए बी ज्यादा है मुझे कैसे पता चलेगा? अरे आप देखो ना किस पॉइंट पे वेपर प्रेशर ज्यादा है, फर्स्ट पॉइंट पे या सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट। Second. सेकंड पॉइंट पे अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है दैट मींस ज्यादा से ज्यादा ए बी बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ए बी बन रहे हैं तभी फोर्स वीक हो रही है और जितने ज्यादा ए बी बनते जाएंगे फोर्स उतनी वीक होती जाएगी, वेपर प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। सिंपल है? Yes. यस सर। मुझे सबकी आवाज नहीं आई। सिंपल है भाई? Yes sir. Yes, sir. क्लियर? तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे आपसे पूछता हूँ कि किस पॉइंट पे ए बी ज्यादा है तो व्हाट इज द आंसर? Sir सेकंड पॉइंट पे। क्लियर? क्यों? क्योंकि सेकंड पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होने से क्या पता चलता है कि वहां पे फोर्स वीक हो गई है। क्लियर? कंपैरेटिवली अगर फर्स्ट के कंपैरिजन में बात करूं तो फोर्स ज्यादा वीक हो गई है, यानी ए बी बी ज्यादा ए बी बन चुके हैं। क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब ये Yes, जो sir. थर्ड पॉइंट है, क्लियर, ये जो थर्ड पॉइंट है इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या है? मैक्सिमम है। Yes, sir. यस और नो? यस सर। थर्ड पॉइंट पे तो वेपर प्रेशर मैक्सिमम है। अगर इस थर्ड पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो इससे क्या इंडिकेट होता है? इससे ये इंडिकेट होता है कि इस टाइम पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो चुका है और जितने भी ए बी बी आपने मिलाए थे, जितने भी ए बी बी आपने मिलाए थे वो सारे मिक्स होकर मैक्सिमम ए बी में कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी इस पॉइंट के अगर इधर या इधर, क्लियर, कॉम्पोजिशन में किसी भी तरफ जाओगे तो आपके नंबर ऑफ ए बी कम हो जाएंगे और नंबर ऑफ ए बी कम होने की वजह से आपका वेपर प्रेशर कम होगा। और आप देख सकते हो इस पॉइंट के दोनों तरफ देखो, इधर जाऊं या इधर जाऊं वेपर प्रेशर कम हो रहा है। यानी इस पॉइंट पे क्या हो रहा है? ए बी बी मैक्सिमम ए बी में कन्वर्ट हो चुका है। पहले यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. यस सर। ठीक है। अगर ये मैक्सिमम ए बी में कन्वर्ट हो चुके हैं तो जो वेपर प्रेशर है वो मैक्सिमम हो चुका है। क्लियर? अब अगर वो मैक्सिमम ए बी बन चुके हैं, सिंपल सी चीज है बच्चों, ए बी बी मैक्सिमम ए बी बन चुके हैं, अगर मैं ये फोर्स तोड़ूं, अगर मैं ये फोर्स तोड़ता हूं, क्योंकि सारे के सारे ऑलमोस्ट ए बी बन चुके हैं, अगर मैं ये फोर्स तोड़ता हूं तो लिक्विड और वेपर फेज में कौन होगा? लिक्विड फेज में ए और बी दोनों होंगे, वेपर फेज में ए और बी दोनों होंगे। यस और नो? Yes, sir. यस सर। क्लियर? अगर मैं ये फोर्स तोड़ता हूं तो लिक्विड फेज में ए और बी दोनों होंगे, क्लियर, और वेपर फेज में भी ए और बी दोनों होंगे। अगर मैं ये फोर्स तोड़ता हूं और मैं अगर ए और बी को सेपरेट करने की कोशिश करता हूं तो क्या ये फोर्स तोड़ के मैं ए और बी को सेपरेट कर पाऊंगा? बच्चों प्लीज टेल मी, क्या अगर ये फोर्स तोड़ दी जाए
तो ए और बी को सेपरेट करा जा सकता है No, sir. फोर्स तोड़ के? No, नहीं, sir. एयर फोर्स तोड़ के नहीं करा जा सकता, क्योंकि ये तब करा जा सकता था जब ए बी बी अलग अलग थे। क्लियर? इस Yes, पॉइंट sir. पे ए बी मैक्सिमम है, यानी ज्यादा से ज्यादा ए बी बन चुके हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा ए बी बन चुके हैं और आप उनके बीच की फोर्स को तोड़ते भी हो तो आपको ए और बी दोनों ही मिलेंगे। क्लियर? लिक्विड फेज में भी मिलेगा और वेपर फेज में मिलेगा, यानी जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज में होगी और जो कॉम्पोजिशन वेपर फेज में होगी दैट सेम। क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अभी ध्यान समझते रख चलो। यानी अगर मैं इस कॉम्पोजिशन की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, तो इस टाइम पे जो भी कॉम्पोजिशन है उसे मैं एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन क्यों कह रहा हूं, उसे मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अब इस पॉइंट पे मेरे लिए ए बी को सेपरेट करना आसान नहीं। अगर ए बी बी जो अलग से बचे होते थे, अगर वो बचे होते, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम ए बी बन चुके हैं, तो ए बी बी नेग्लिजिबल है, ना मात्र बचे हैं, सारे के सारे ए बी बन चुके हैं। क्लियर? तो इस पॉइंट पे मैं ए और बी को सेपरेट नहीं कर पा रहा, ये दोनों के दोनों एक साथ बॉयल हो रहे हैं और जो कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज की है वो सेम हो चुकी है। यस और नो? Yes, sir. बच्चों कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो, अपने डाउट्स क्लियर करो। किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो अपने डाउट क्लियर कर लो। क्या तो सबको क्लियर है? तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर है सबको सर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या हुआ है, हमने क्या देखा अभी तक, जो हमने पढ़ा वो क्या है? अगर मैं उसे समाप्त करूं तो हमने देखा पॉजिटिव डेविएशन में जो हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर? उसका रीजन होता है कि प्योर स्टेट में फोर्सेस स्ट्रांग होती थी, दोनों को मिक्स करने के बाद जो फोर्सेस है वो वीक होता है। ठीक है, Sir. फोर्सेस वीक होने की वजह से वेपर प्रेशर बढ़ता है, वेपर प्रेशर बढ़ने की वजह से कर्व ऊपर से आता है। क्लियर? और जैसे जैसे कर्व ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ ए बी फॉर्म होते जा रहे हैं, ए बी बी क्या बनते जा रहे हैं? ए बी बनते जा रहे हैं। जिस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा उस पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ए बी फॉर्म हो चुके होंगे, और अब अगर उनके बीच की फोर्स को ब्रेक करा जाए तो आपको लिक्विड और वेपर फेज में ए और बी दोनों के ही मॉलिक्यूल्स सेम कॉम्पोजिशन में मिलेंगे, यानी वो एक ही टेम्परेचर पे बॉयल होंगे, क्योंकि अब वो अलग अलग ए और बी नहीं है, अब वो मैक्सिमम ए बी बन चुके हैं। दूसरी बात कि उन्हें डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं करा जा सकता, बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस से सेपरेट नहीं करा जा सकता, क्योंकि फिर से वो अलग अलग ए बी बी नहीं है, अब वो मैक्सिमम ए बी बन चुके हैं। इस पॉइंट पे ही क्यों मैक्सिमम ए बी बने हैं? क्योंकि जब वो ए बी बनना शुरू होते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होनी शुरू हो जाती है। जब वो ए बी बनना शुरू होते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि इस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम है, इसीलिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ए बी फॉर्म हुए। यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको क्लियर है? अच्छा, फिर एक बच्चे ने ना बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे से एक दिन पूछा इसी से रिलेटेड, तो जो क्वेश्चन उसने पूछा आपको भी, आपके शायद दिमाग में आ रहा हो ना आ रहा हो। उसने मुझसे पूछा, सर यहाँ से देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और उसके बाद फिर वेपर प्रेशर घटने लग गया, जब यहाँ से बढ़ रहा था तो उससे बढ़ते जाना चाहिए था आगे, वो दोबारा नीचे क्यों आए? और इसी पॉइंट पे यानी इसी कॉम्पोजिशन पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्या किसी और कॉम्पोजिशन पे ऐसा हो सकता है अगर हम इन दोनों को चेंज कर दें? ये बिल्कुल हो सकता है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर समझते हैं कि इस पॉइंट के बाद दोबारा वेपर प्रेशर क्यों कम हुआ। देखो बच्चों, एक अभी चैप्टर 4 आएगा केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर ना हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो रिएक्शन के अंदर हम बहुत सारी चीजों से डील करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनसे हम डील करते हैं। हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, हम ये सोचते हैं भाई ये प्रोडक्ट फॉर्म कर ले। मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक चीजें जो आपको सुन के समझ में आए कि अगर दो रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो प्रोडक्ट फॉर्म कर। ऐसी दो चीजों को आपने मिक्स करा, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सोल्यूशन फॉर्म हो जाए। उसके लिए एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन चाहिए, एक स्पेसिफिक केमिकल स्ट्रक्चर चाहिए, एक स्पेसिफिक केमिकल अरेंजमेंट चाहिए, जिसके बाद वहां पर सोल्यूशन फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी। सिंपल मिक्सिंग से बहुत रेयर केसेस होते हैं जहां पर सोल्यूशन फॉर्म होता है। क्लियर? आप देखो, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, शुगर और वाटर, चीनी और पानी का तो सबने एग्जांपल देखा हो। आप उसे सिंपली मिक्स करके सोल्यूशन फॉर्म करने की कोशिश करते हो। क्लियर? रूम टेम्परेचर पे भी
अगर शुगर और वाटर को आप ऐड करते हो तो शुगर एकदम से डिसॉल्व नहीं होता अनलेस अंटिल आप उसे स्टीयर ना करो। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बड़ी छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना बच्चों। जब तक मैं उसे घुमाऊं ना चम्मच डाल के उसे स्टीयर ना करूं, तब तक रूम टेम्परेचर पे भी वो विद इन सेकेंड्स डिसॉल्व नहीं होगा। दैट विल टेक टाइम, 5-10 मिनट 15 मिनट लग सकते हैं रूम टेम्परेचर पे शुगर को वाटर में डिसॉल्व। क्लियर? तो मुझे वहां पर भी एनर्जी देनी पड़ रही है। तो ऐसे बहुत सारे फेवरेबल फैक्टर्स हैं। और ये आप सोचो कि हम एक रिएक्शन की अगर बात कर रहे हैं, एक सोल्यूशन की एक बात कर रहे हैं, तो इंटरेक्शंस ऐसे होंगे जैसे मैंने एक लिया इसका, एक से एक ही कंबाइन होगा। इट्स नॉट नेसेसरी। अब सिंपल से बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ। हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन कंबाइन होता है तो H2O फॉर्म होता है। यस और नो? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. वही हाइड्रोजन जब कार्बन के साथ कंबाइन होने जाता है तो उस एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए। क्लियर हो रहा है? यस और नो? Yes, sir. Yes, आ रहा है समझ में बच्चों? तो वही चीज यहां पर भी है। Why at this specific composition? इससे पहले या इसके बाद क्यों? क्योंकि ये वो एक स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है जहां पर क्या हो रहा है, जहां पर इनके अरेंजमेंट्स मैक्सिमम है, जहां इनके बीच में स्टेबिलिटी मैक्सिमम है, जहां पर ए और बी मैक्सिमम ए में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर इसके नीचे या इसके आगे, मतलब इससे कॉम्पोजिशन कम करी जाए या ज्यादा करी जाए, तो उस केस में इनके बीच में जो अरेंजमेंट्स है वो मैक्सिमम नहीं हो पाए। क्लियर हो रहा है? जैसे एक टेम्परेचर की बात करूं, आप सबको अगर पता हो ना पता हो, वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस। पता है? yes, sir. 4 पे मैक्सिमम होती है। Yes, सोचो, sir. उससे जो हम वाटर को कहते हैं भाई 0 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज होगा, उसकी डेंसिटी मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। 4 से नीचे जाऊंगा तो भी डेंसिटी कम होगी, 4 से ऊपर जाऊंगा तो भी डेंसिटी कम होगी। क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में? तो स्पेसिफिक 4 ही क्यों? क्योंकि उस टेम्परेचर पे उसे क्या मिल गया है, उसके बीच में जो स्पेस है वो मिनिमम है और मैक्सिमम क्लोज पैक स्ट्रक्चर है। उसके अगर नीचे की तरफ जाता हूँ 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ, जो हमें लगेगा यार अब तो हम इसको और पास ले जा रहे हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं है। और पास ले जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से और वॉइड्स बनने शुरू हो जाते हैं और स्पेस आना शुरू हो जाता है। और आपको पता होगा आइस की डेंसिटी कम होती है, दैट्स व्हाई इट फ्लोट्स ऑन वाटर। यस और नो? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? तो आइस में एक्चुअल क्या होता है, जब आप और टेम्परेचर कम करते हो तो मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी को और कम करते हो तो क्या होता है, उनके बीच में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बीच में गैप आते हैं, वॉइड्स बनते हैं। तो इसलिए उसकी मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री सेल्सियस पे देखने को। क्लियर हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes? तो सेम थिंग इज अबाउट द कॉम्पोजिशन। अगर मैंने इस कॉम्पोजिशन में थोड़ा सा भी चेंज करा, क्योंकि हर किसी का केमिकल कॉम्बिनेशन अलग है, क्लियर, और वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स अपॉन, 2 टर्म आती है, एक थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक एक्टिवेशन एनर्जी, चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे। ठीक है, उनके पास कितनी एनर्जी है पहले से, ठीक है, जिससे वो रिएक्ट करने जा रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को लेके देखो क्या क्या मिथ है, मैं आपको क्लियर करता हूँ। कंसंट्रेशन को लेके हमें सोचते हैं यार कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। क्लियर हो रहा है? अब इसमें भी बहुत सारी चीजें, आपको दिमाग में क्या आता है? मैं आपसे रेट ऑफ रिएक्शन की बात पूछता हूँ। मैंने कहा भाई एक तरफ 10 ग्राम रिएक्टेंट है एक कंटेनर के अंदर और एक तरफ 100 ग्राम रिएक्टेंट है एक कंटेनर के अंदर, बताओ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? दोनों सेम रिएक्टेंट। Sir, 10 gram वाला. आपके दिमाग में आएगा 10 ग्राम। यस और नो? अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये रूम है, मान, इस रूम के अंदर 10 गैस के मॉलिक्यूल्स है, 10 गैस के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो अगर कोलाइड करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और इसी रूम के अंदर 10,000 रिएक्टेंट यानी वो गैस के मॉलिक्यूल्स है। किस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होता है या किस केस में प्रोडक्ट फॉर्मेशन जल्दी होता है? आंसर इज जहां पे 10,000 गैस मॉलिक्यूल्स है। व्हाई? क्योंकि इतने बड़े रूम के अंदर जो 10 गैस मॉलिक्यूल्स है ना, उनके टकराने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो आपने जो 10 ग्राम रिएक्टेंट लिया है, दैट डिपेंड्स कि उस कंटेनर के अंदर उनके टकराने की पॉसिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो कितनी है। 10 ग्राम वाला जल्दी रिएक्ट ना करे, 100 ग्राम वाला जल्दी रिएक्ट कर जाए। आ रहा है समझ में बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? तो वहां पर क्या फैक्टर देखना पड़ा? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। हमने क्या सोचा यार कंसंट्रेशन ज्यादा है तो टाइम ज्यादा लगेगा। जी नहीं, कंसंट्रेशन ज्यादा है, अगर वॉल्यूम कम है, कंसंट्रेशन ज्यादा है तो उनके टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन बढ़ता है। बट अगर कंसंट्रेशन कम है तो उनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से उनके टकराने की पॉसिबिलिटी कम है और जब तक टकराएंगे नहीं प्रोडक्ट नहीं। आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. तो Yes, sir. ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे ये डिसाइड होता है
कि इस स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन पे आपको क्या लिखने को मिलेगा कि इंटरेक्शन इज मैक्सिमम। यहाँ पे आपको मैक्सिमम एबी मिलेगा, इसके दोनों तरफ जाऊंगा तो नंबर ऑफ एबी कम हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अगर नंबर ऑफ एबी कम होंगे नो डाउट टोटल वेपर प्रेशर कम होगा। यस और नो? यस सर। आ रहा है बच्चों, समझ में नहीं आ रहा? Yes, sir. क्लियर? तो ये सिर्फ अब आपके दिमाग में जो चीज आई, क्योंकि उस बच्चे को मैं अभी इस चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें नहीं बता सकता था। क्लियर हो रहा है? और मैं आपको भी नहीं बता सकता। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं जिससे आप ये सोच सकते हो कि सर एक ही फैक्टर नहीं है कि हम ये सोचें कि दो रिएक्टेंट मिला दिया और ये मिलके अपने आप प्रोडक्ट बनाते हैं। क्लियर हो रहा है? जैसे आपने थोड़ी सी चीनी पानी में डाला और बहुत ज्यादा चीनी को पानी में डाला तो स्वीटनेस में चेंज आ जाता है, दोनों ही डिसॉल्व हो रहे हैं बट उसकी वजह से स्वीटनेस बहुत वेरी कर रही है। क्लियर? और एक टाइम के बाद आप डालते ही चले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नीचे बैठती चली जाती है। दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। यस और नो? यस सर। Yes, sir. क्लियर? Yes, तो अब आप कह रहे हो, अब आप सोचो अरे सर हम तो इंटरेक्शन, जब मैंने थोड़ी सी चीनी डाली तो थोड़ा सा मीठा था, और चीनी डाली तो और मीठा हो गया, अब तो मैंने इतनी सारी चीनी डाली वो मीठा तो उतना ही है सर। ये आ रहा है समझ में बच्चों? यस। क्लियर हो रहा है? आप ये कहोगे सर ये तो उतना ही मीठा है जितना पहले था, अब मैं और चीनी डालता जा रहा हूँ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इसमें। क्या वो डिसॉल्व हो रही है शुगर? नो सर। No, sir. कहाँ है वो? ठीक है, बच्चों की तरह रोते रहो, अरे सर क्या है ये, क्या चीज हो रही है, पहले तो थोड़ा थोड़ा डाल रहे थे बढ़ते जा रहा था, अब एक टाइम के बाद उतना डाल रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उतनी स्वीटनेस रह गई है। ये क्लियर हो रहा है? तो वहां पे क्या चीज है, आपको कॉमन सेंस, मतलब आप तो आपने साइंस पढ़ ली, ठीक है, बच्चे को समझाना मुश्किल होगा, आपको समझाना तो समझाना, भाई क्या हो गया, सैचुरेशन आ गया, यस सर। है ना? मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको लास्ट ईयर समझाए थे इक्विलिब्रियम के अंदर। भाई जलेबियां खाई हैं, उसमें क्या होता है, चाशनी होती है, चाशनी कैसे बनती है, हीट करते रहते हैं शुगर डाल डाल के। जैसा नो? हाँ सर। क्लियर? अब वही ठंडी हो जाए जलेबी तो आप देखते हो शुगर के क्रिस्टल्स आ गए, व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल्स जलेबी के बाहर आ जाते हैं, आ जाते हैं। यस यस सर। मतलब इंतजार करते हो इतना, इतना गर्मा गर्म खा जाते हो। देखो सर। चलो कोई नहीं। यहाँ तक क्लियर बच्चों? तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पे डिपेंड करता है, इसीलिए कि दोनों ही तरफ, अगर हम दोनों तरफ जाएंगे तो उसके इंट्रैक्शंस वीक होंगे, और इसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टोटल वेपर प्रेशर मैक्सिमम, इस पॉइंट पे मैक्सिमम ए भी मिल रहे हैं, इसीलिए इस कॉम्पोजिशन को एजोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। यहाँ तक क्लियर बच्चों? पहले यहाँ तक क्लियर, तो फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर। Yes. चलो अब क्योंकि वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, अब हमने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, अगर वेपर प्रेशर बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। यस और नो? यस सर। क्लियर? तो अब इस पॉइंट को, जहां पे वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, इस पॉइंट को एक और नाम दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है, इस पॉइंट को कहते हैं बच्चों मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। समझना बच्चों ध्यान से, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब है, यानी इस पॉइंट पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर ए और प्योर बी से कम हो। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर है वो प्योर ए और प्योर बी से ज्यादा है। सिंपल। वेपर Yes, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था बॉइलिंग पॉइंट के। यस सर। यार बताया था ना लास्ट क्लास में, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। यस सर। वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बड़ा सिंपल सा है, इन दोनों वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में ये प्रेशर ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इस पॉइंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्लियर? अब अगर जैसे मैंने वाटर और इथेनॉल का एग्जांपल लिया, इसी से समझा, वाटर, इथेनॉल और एजियोट्रॉप, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373.15, इथेनॉल का 351.5 और एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.15। क्लियर? इस एजियोट्रॉप को क्या कहेंगे बच्चों? हमेशा याद रखना, पॉजिटिव डेविएशन में जो एजियोट्रॉप मिलेगा वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलेगा। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब प्योर ए प्योर बी का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम ही होगा एजियोट्रॉप का बॉइलिंग। क्यों? क्योंकि प्योर ए और प्योर बी का जो वेपर प्रेशर है उससे ज्यादा वेपर प्रेशर होता है सोल्यूशन। क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको बताता हूँ जरा।
देखो ध्यान से, क्वेश्चन कैसा आएगा, मैंने ऊपर मिनिमम बॉइलिंग लिख दिया, ऐसा नहीं लिखते, तो लिखेंगे प्योर ए प्योर बी एजियोट्रॉप। क्या लिखेंगे, प्योर ए प्योर बी एजियोट्रॉप, और इनके बॉइलिंग पॉइंट नीचे लिख देंगे। आपसे कहेंगे बताओ कौन सा केस है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, आपसे पूछेंगे कौन सा केस है, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। कैसे पता करोगे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट देखना और फिर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट देखना। इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से अगर एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब वेपर प्रेशर मैक्सिमम है, और वेपर प्रेशर किससे बढ़ता है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन। किससे बढ़ता है बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अच्छा अब इसकी कॉम्पोजिशन भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसकी कॉम्पोजिशन होती है इथेनॉल की यहाँ पर 0.944 और वाटर की 0.056। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन में इथेनॉल प्लस वाटर का अगर हम केस लेते हैं तो 95% इथेनॉल प्लस वाटर पे आपको एजियोट्रॉप मिलेगा। ठीक है, और मैं आपको बार बार एक चीज बोल रहा हूँ कि एजियोट्रॉप के समय ए बी बी मैक्सिमम ए बी बन चुके होते हैं, और क्योंकि वो मैक्सिमम ए बी बन चुके होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स वीकेस्ट हो चुकी होती है, वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो चुका होता है, उन्हें हम बॉइलिंग पॉइंट से सेपरेट, सॉरी डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाता है, और इस पॉइंट पे जो एजियोट्रॉप मिलेगा दैट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, पहले यहाँ तक नोट कर लो बच्चे। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? डन सर। मैंने सर 2 मिनट। कर लो बच्चे, कर लो।
Yes, sir. Done. डन है, चलो अब जल्दी से, क्योंकि पॉजिटिव आपको अगर क्लियर है तो बच्चों नेगेटिव में कोई डाउट नहीं आने वाला वैसे, ठीक है। और जल्दी से इसको करके भी इसे खत्म करते हैं। और आज बच्चों कंसेप्ट ही खत्म हो गया, तो अब इसी वीक में आपका एक छोटा सा टेस्ट भी होगा, ठीक है। टेस्ट के लिए आपको प्रिपेयर करके रखना भाई। नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अच्छा, अब नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से, पॉजिटिव का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी पहले तो ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ था वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ए का मोल फ्रैक्शन 1 तो बी का मोल फ्रैक्शन 0, ए का मोल फ्रैक्शन 0 तो बी का मोल फ्रैक्शन 1, ठीक है। दिस इज पी नॉट ए, दिस इज पी नॉट बी, बच्चों मैं वो इंडिविजुअल प्रेशर्स ना दिखा के आपको टोटल प्रेशर दिखा रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये ठीक है, मतलब इंडिविजुअल तो आपको पता है ना, ए का मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे वेरी करेगा ए का प्रेशर वेरी करेगा, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ए कंसीडर करा है बच्चों नाइट्रिक एसिड को और बी कंसीडर करा है वाटर। यहाँ पे भी सेम चीज होती है, क्लियर। हमने क्या एक्सपेक्ट करा, हमने जो एक्सपेक्ट करा उससे वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी बच्चों, कम आएगी सर। कम आएगी, क्लियर। हमने अगर एक्सपेक्ट करी वैल्यू 10, यानी पहले फोर्सेस, अब इसका रीजन क्या था बच्चों, अगर हमने एक्सपेक्ट करा 10 तो वैल्यू आएगी लेस देन, ठीक है। रीजन क्या है, कॉज ऑफ डेविएशन की अगर बात करें तो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, बाद में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती है, क्लियर। यानी जो प्योर स्टेट में फोर्स है वो तो वीक है, प्योर स्टेट की फोर्स वीक है, बट सोल्यूशन के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दे आर स्ट्रॉन्गर, क्लियर। तो क्या होगा, कर्व जो है वो नीचे से आए, कर्व जो है वो नीचे से आए, यहाँ पे जो कर्व है वो इसके नीचे से आएगा, नहीं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे वैल्यू कम आए, क्लियर। यहां तक क्लियर हो रहा है बच्चों, कर्व नीचे से क्यों आया, Yes, sir. कर्व नीचे से क्यों आया, क्लियर है ना। व्हाट इज द कॉज ऑफ डेविएशन, ये रहा ए बी इंटरेक्शन, ए बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए बी इंटरेक्शन। अब नाइट्रिक एसिड और वाटर का मैंने केस लिया, अब आप देखो बच्चों, इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इस पॉइंट पे मिनिमम वेपर प्रेशर, फिर वेपर प्रेशर बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, कहां तक, T0। तो क्योंकि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, क्योंकि इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, क्लियर, यानी इस पॉइंट पे मैक्सिमम ए बी फॉर्म हो चुके हैं, यस और नो, Yes, sir. टेल मी। अरे बच्चों वेपर प्रेशर कम क्यों हो रहा है ये बताओ ना मुझे, क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ए और बी क्या बन रहे हैं, ए बी, अगर ए और बी बनेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, नेगेटिव डेविएशन, Sir, strong होगी. स्ट्रांग होगी, तो वेपर प्रेशर कम होगा ना, Yes, Yes, sir. sir. सारे बच्चे एग्री करते हैं। यानी इस पॉइंट पे अगर वेपर प्रेशर मिनिमम है तो मैं क्या कह रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैक्सिमम ए बी बन चुके हैं, क्लियर हो रहा है बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। यानी इस पॉइंट पे ए बी मैक्सिमम ए बी बन चुके हैं, क्लियर। और इस पॉइंट पे जो भी कॉम्पोजिशन होगी, जो भी कॉम्पोजिशन होगी दैट इज एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर होता है 68% नाइट्रिक एसिड प्लस 32% वाटर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एजियोट्रॉप और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ठीक है। फिर से सेम बात है बच्चों, याद रखना, क्योंकि वेपर प्रेशर मिनिमम है, क्योंकि वेपर प्रेशर मिनिमम है, मतलब इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, मतलब इस पॉइंट पे मैक्सिमम ए बी बन चुके हैं, और इस ए बी को मैं सेपरेट नहीं कर सकता डिस्टिलेशन से, और इस पॉइंट पे जो लिक्विड और वेपर फेज की कंपोजिशन होगी दैट विल बी सेम, क्लियर।
बच्चों क्लियर है? Yes, sir. अच्छा मुझे बताओ, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा इसे क्या नाम देंगे? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप या मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप? Sir, minimum. मिनिमम। Yes. वेपर प्रेशर मिनिमम है भाई। तब सर Sir, maximum. Maximum. वेपर प्रेशर इज मिनिमम, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? maximum. मैक्सिमम। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। आप देखो ना, प्योर ए और प्योर बी से इस पॉइंट का जो वेपर प्रेशर है वो कम है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। प्योर ए से और प्योर बी से इस पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है, वेपर प्रेशर जो है वो कम है, यानी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, वाटर, नाइट्रिक एसिड और एजियोट्रॉप। अब वाटर का तो आपको पता ही है 373 केल्विन होता है, इसका 359 केल्विन होता है, और जो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट है दिस इज 393.15 केल्विन। ठीक है, तो जो प्योर ए और प्योर बी है, नेगेटिव डेविएशन में जो एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो प्योर ए और प्योर बी से ज्यादा होगा बच्चों। क्या होगा? अरे क्या होगा? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनके वेपर प्रेशर के रिस्पेक्ट में इसका वेपर प्रेशर कम है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ज्यादा होगा। और एग्जाम में ऐसे ही आपके सामने क्वेश्चन होगा, आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा केस है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन? कौन सा केस है? Negative deviation. नेगेटिव डेविएशन। कैसे पता चला? मैंने देखा यार दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, और जब मैंने एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट देखा तो दोनों से ज्यादा, दोनों से ज्यादा है, मतलब ये कौन सा बॉइलिंग पॉइंट है? दिस इज मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप किसको मिलता है? मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मिलता है नेगेटिव डेविएशन। तो ये था बच्चों एजियोट्रॉप। जो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है वो भी समझ लो। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं मिनिमम मैक्सिमम। ये पूछा जाता है कि इन्हें डिस्क्रिप्शन से सेपरेट करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता। एग्जाम में पूछा जाता है कि एजियोट्रॉप की डेफिनेशन क्या है। क्लियर? मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या होता है, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन व्हेन द टोटल प्रेशर इज मैक्सिमम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। नोट्स आपको मिल चुके हैं, नोट्स के अंदर सब कुछ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहते हैं? इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन व्हेन टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। पीडीएफ मैंने भेज दिया ना बच्चों आप लोगों को? No, sir. इसका पीडीएफ नहीं मिला आप लोगों No, sir. No, sir. को? सॉरी बच्चों, फिर मैं अभी अभी क्लास खत्म करके भेजता हूँ इसका पीडीएफ और इसके जो असाइनमेंट्स है। चलो कोई नहीं, इसमें हम क्या कहेंगे? अगर मेरे से पूछ लिया व्हाट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, तो हम कहेंगे इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन व्हेन द टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मैक्सिमम। क्लियर? एट दैट टाइम the composition is called azeotropic mixture or azeotrop, and since the vapor pressure is maximum therefore the boiling point is minimum, that's called minimum boiling azeotrop। अभी मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसके अंदर नोट्स में सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन। ठीक है, नोट्स के अंदर सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन है। ठीक है, कुछ भी आपको लिखने की या अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्लास में आओ, समझते जाओ, रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहती हैं। ठीक है, रिवाइज करते रहो, नोट्स के लिए आपको पीडीएफ मिलता जा रहा है, सब कुछ आपका सेफर साइड पे। क्लियर हो गया? Yes, बट sir. रिवीजन Yes, बहुत sir. जरूरी है बच्चों। हाँ, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, पहले अपने डाउट्स क्लियर कर लो। डाउट्स है? No, तो मेरे sir. को कुछ बात करनी थी बच्चों, डाउट क्लियर है तो चलो चलो बच्चों। अच्छा, वेडनेसडे की क्लास का देखो कंफर्म नहीं है। ठीक है, बिकॉज अभी मेरी एनर्जी लेवल वैसे पहले से तो बहुत बेटर है। ठीक है, बट मेरे लिए अभी भी ये मुश्किल है कि मैं एक साथ लगातार 3-4 क्लासेस दूं। ठीक है, तो वेडनेसडे को कुछ और सेंटर्स की भी क्लास है। आई विल मैनेज, अगर ये पॉसिबल होता है। होगी क्लास वेडनेसडे तो 4 o'clock की होगी पहली बार। नहीं होती तो मैं आपका एक छोटा सा टेस्ट रख रहा हूँ वेडनेसडे को, कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 का। यहाँ क्लियर? कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 का सुन लिया बच्चों? Yes, sir. Yes, कंसेप्ट sir. 2 राउल्ट लॉ से जहाँ से हमने स्टार्ट करा था भाई। कंसेप्ट 1 हटा दो, मोलैरिटी तो आपने करा हुआ है, उसको बाद में डालेंगे कभी टेस्ट में। अभी छोटा टेस्ट है, 45 मिनट्स का टेस्ट होगा, 20 मार्क्स 25 मार्क्स। ठीक है, जिसमें से 5 से 10 नंबर के तो लगा लो। ठीक है,
तो कंसेप्ट 2 और कंसेप्ट 3 यहाँ तक जो हमने आज डिस्कस करा है, इसका वेडनेसडे कोई छोटा सा टेस्ट रख लेंगे 4 o'clock के आसपास, 4 to 4:45, ठीक है। अगर क्लास हो जाती है तो वेल एंड गुड है, फिर तो मैं इसके आगे वाला टॉपिक डिस्कस कर लूंगा, कंसेप्ट 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। नोट्स और पीडीएफ में अभी के अभी आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपने आप को टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो बच्चों, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फ्राइडे अगर वेडनेसडे क्लास होती है तो वेडनेसडे कंसेप्ट 4 स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर वेडनेसडे टेस्ट होता है तो फिर कंसेप्ट 4 नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे, यानी फ्राइडे को फिर मैं कंसेप्ट 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अब ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स में थोड़ा टाइम लगता है इसके, थोड़ा सबसे मतलब अगर मैं कहूँ न्यूमेरिकल्स में सबसे लेंदी चैप्टर है तो इसलिए थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। बट एक बार ये कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बाकी चैप्टर्स में इतना टाइम नहीं लेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों आज जो हमने डिस्कस करा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रिमाइंड करते रहिए बच्चों, वीडियोस आपके पास एजुड्रॉप तक की आ चुकी हैं। कंसेप्ट 2 कंसेप्ट 3 का आपका टेस्ट है, कंसेप्ट 1 नहीं आएगा आपके टेस्ट में, ठीक है। तो कंसेप्ट 2 कंसेप्ट 3 को प्रिपेयर करके रखें। वेडनेसडे अगर क्लास होती है तो टेस्ट में ही होगा, फिर टेस्ट हम फ्राइडे या सैटरडे में देखेंगे, ठीक है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बच्चों, बाय बाय। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, पहले नोट कर लो, नोट करके आप लीव कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है अपना, ठीक है। बाकी बच्चे नोट करके लीव कर सकते हैं। कर रहे हैं बच्चों, नोट कर रहे हैं? Yes, sir. चलो। Done, sir. होगा sir.
सर हो गया सर, मैं जा रहा हूँ।